बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाता है फुल मार्क्स लेने के लिए। तो लिहाजा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसके अंदर वो पूछता है कि इज़ मेज़ॉन, यानी जो मेज़ॉन पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन और फर्मियंस, क्या वो बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं या वो फर्मियंस की कैटेगरी में आते हैं? यानी मेज़ॉन्स जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोसॉन वाली से या फर्मियन वाली से, ये हमने बताना है। गिव रीजंस, और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उससे क्यों बिलोंग करते हैं इसकी रीज़न भी देनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं फिज़िक्स के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, वो सब के सब जो हैं वो स्पिन करते हैं, यानी वो रेस्ट के अंदर नहीं है। अच्छा, अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनकी स्पिन की जो वैल्यू है वो हाफ इंटीग्रल में होती है। हाफ इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? जिस तरीके से 1/2 हाफ हो गया ना, 3/2, 5/2 इस तरीके से होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मियंस। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हाफ इंटीग्रल वाले हमारे पास होते हैं फर्मियंस, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जिनकी जो स्पिन की वैल्यू है वो सिंपल एक कंप्लीट इंटीग्रल आता है। इंटीग्रल से मुराद कंप्लीट नंबर होता है, जिस तरीके से 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसॉन्स। ठीक है, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। कुछ की स्पिन की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होती है जो कि फर्मियंस कहलाते हैं, और ऐसे पार्टिकल जिनकी हमारे पास स्पिन की वैल्यू इंटीग्रल में होती है, 0, 1, 2 कंप्लीट नंबर में होती है, उनको हम क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। तो अब हमने ये जो मेज़ॉन है ये बताना है कि इसकी स्पिन क्या होती है। तो अगर तो इसकी स्पिन हाफ इंटीग्रल में होगी तो फिर ये फर्मियंस कहलाएगा, और अगर इसकी स्पिन की वैल्यू 0, 1 यानी सिंपल इंटीग्रल में होगी तो फिर ये बोसॉन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर बताएंगे। हम उसको बताएंगे कि मेज़ॉन इज़ अ बोसॉन। मेज़ॉन्स जो हैं ये बोसॉन्स हैं। अब मेज़ॉन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मेज़ॉन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बोसॉन वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? बिकॉज मेज़ॉन्स हैव एन इंटीग्रल स्पिन, क्योंकि इनकी जो स्पिन है वो इंटीजर्स में होती है, जिस तरीके से 0 या 1 इस फॉर्म में होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि मेज़ॉन्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फर्मियंस और बोसॉन्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, इनको डिफरेंशिएट मैंने किया है आपकी इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन से पहले आते हैं, वो हमने उसकी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में रखी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट है। तो उसमें जाकर आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी बारे में था। तो स्टूडेंट्स मेज़ॉन्स क्या होते हैं? देखें, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो क्वार्क और एंटी क्वार्क सिंपल इनसे मिलकर बने, उनको हम मेज़ॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेज़ॉन्स हैं ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं? पहली पॉइंट इसकी हम रीज़न देंगे, और रीज़न के अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बनाएंगे कि मेज़ॉन्स होते क्या हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेज़ॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मेज़ॉन जो है वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं मेड अप ऑफ, जो मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। लेट करें हमारे पास अगर ये एक क्वार्क है और यहाँ पर ये हमारे पास एक एंटी क्वार्क होगा, तो इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास पार्टिकल बनेगा उसको हम बोलेंगे मेज़ॉन। ठीक है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से जो पार्टिकल बनता है उसको हम मेज़ॉन्स बोलते हैं। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम बेरियंस कहते हैं। जिस तरीके से प्रोटॉन जो है आप जानते हैं 2 अप क्वार्क और एक 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, तो 3 क्वार्क उसमें हो गए, वो बेरियन है। न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक अप और 2 डाउन। ठीक है, तो यू डी डी, तो न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना, वो बेरियंस। यानी 3 क्वार्क से मिलकर बनने वाले पार्टिकल्स बेरियंस, और 2 क्वार्क्स यानी एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनने वाले पार्टिकल्स मेज़ॉन्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको मेज़ॉन्स और बेरियंस समझ आ गए होंगे।
अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जो क्वार्क होता है या एंटी क्वार्क होता है, उसकी जो स्पिन है वो हाफ में होती है। यानी सिंपल जो क्वार्क है या सिंपल एंटी क्वार्क है वो फर्मियोन होता है, ठीक है। तो सिंस क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स ईच हैव स्पिन 1/2, ठीक है। क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों की स्पिन 1/2 होती है, और 1/2 जिसकी स्पिन है वो फर्मियोन होता है। लेकिन हम मिजॉन्स की बात करेंगे, मिजॉन फर्मियोन नहीं है, वो बोसॉन्स है। कैसे बोसॉन बनता है? क्योंकि क्वार्क और एंटी क्वार्क तो हाफ इंटीजर वाले हैं, ये तो फिर फर्मियोन्स हुए। तो स्टूडेंट्स, जब हम क्वार्क और एंटी क्वार्क को कंबाइन करके मिजॉन बनाएंगे, व्हेन कंबाइंड, जब हम क्वार्क और एंटी क्वार्क को कंबाइन करेंगे तो देयर स्पिन कैन बी आइदर, तो उसकी जो स्पिन की वैल्यू है या तो वो 1 बनेगी या 0 बनेगी। अच्छा, 1 कब बनेगी और 0 कब बनेगी ये भी आप समझ लें। लेट करें, मैंने आपको बताया कि क्वार्क की जो स्पिन है वो 1/2 है, और एंटी क्वार्क अगर उसकी स्पिन की वैल्यू 1/2 ही हो, यानी क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों की स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, 1/2 होती है। और अगर हम दोनों को कंबाइन करें, क्वार्क इसकी स्पिन 1/2 और एंटी क्वार्क की स्पिन भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 आप जानते हैं 1 आएगा। तो देखें, अब ये मिजॉन है, ठीक है, इन दोनों के कम्बिनेशन से मिजॉन बना। तो इसकी जो हमारे पास टोटल स्पिन की वैल्यू है वो 1 आई है, सिंपल इंटीजर बनी है, तो इसलिए ये हमारे पास बोसॉन है। अच्छा, इसकी जो स्पिन की वैल्यू है क्वार्क और एंटी क्वार्क की मिलके ये 0 भी बन सकती है। 0 तब बनेगी जब लेट करें हमारे पास एक जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो। तो यानी अगर दोनों की स्पिन आपस में अलाइन होगी, सेम होगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास 1 बनेगा। लेकिन लेट करें अगर एक जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमारे पास एक को फिर हम 1/2 लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 1/2। और चूंकि दूसरा उसके अपोजिट मूव कर रहा है तो लिहाजा उसका भी 1/2 ही होगा, लेकिन उसके साथ फिर हम नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव इसलिए लगाएंगे चूंकि वो उसकी जो हमारे पास स्पिन है वो अपोजिट होगी पहले के। तो आप जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये हमारे पास 0 आया। मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ, मिजॉन्स एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है। क्वार्क की स्पिन भी 1/2 होती है, एंटी क्वार्क की स्पिन की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है ये बन गया मिजॉन। इन दोनों को मिलाने से मिजॉन बनता है। तो अब यहाँ पर अगर हम दोनों की स्पिन जो है वो आपस में अलाइन हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों की स्पिन की वैल्यू ऐड हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। और अगर दोनों की स्पिन आपस में ऑपोजिट हो तो फिर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर 0 आएगी। अब देखें इसकी स्पिन की वैल्यू 0 आई या 1 आई, तो हम इसको बताएंगे बोथ स्पिन 1 एंड स्पिन 0 आर इंटीजर वैल्यूज। ये हमारे पास सिंपल इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, एंड पार्टिकल्स विद इंटीजर स्पिन आर क्लासिफाइड एज बोसॉन्स। और ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो हमारे पास स्पिन है वो इंटीजर में होती है, जिस तरह 0 1, सिंपल ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं। देयरफॉर सिंस मेसॉन हैव इंटीजर स्पिन, क्योंकि हमारे पास जो मेसॉन्स हैं उनकी स्पिन हमारे पास इंटीजर में आ रही है, या तो 1 आ रही है या तो 0 आ रही है, देयरफॉर दे आर बोसॉन्स। तो हमारे पास जो मेसॉन्स हैं जो कि क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, इनकी स्पिन की वैल्यू इंटीजर आ रही है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो लिहाजा ये बोसॉन्स हैं एंड दे फॉलो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। आप जानते हैं कि बोसॉन्स जो हैं वो किस स्टैट को फॉलो करते हैं, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, और जो फर्मियोन्स होते हैं वो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। मेसॉन्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, वो मेसॉन्स होते हैं। क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों की स्पिन हाफ होती है, ठीक है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे हाफ प्लस हाफ कंप्लीट बनेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे 1 आएगा। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोनों की स्पिन हाफ हाफ ही है, लेकिन अब माइनस होगी चूंकि ऑपोजिट है, तो हमारे पास 0 आएगा। अब 1 और 0 जो है वो इंटीजर्स हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटीजर में हो उनको हम क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। चूंकि मेसॉन्स की जो हमारे पास स्पिन है वो इंटीजर में आई है, 1 या 0 आई है, वैल्यूज जो है वो इंटीजर वैल्यूज हैं, लिहाजा मेसॉन्स भी क्या हुए? बोसॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये किस स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। पहले उसको 1 लाइन के अंदर आपने आंसर देना है,
उसके बाद उसने रीज़न पूछी है, रीज़न की हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पर देखें आपके सामने 4 पॉइंट्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसका आंसर ये वाला लिख दें 4 पॉइंट्स बना के, तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएँगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसके अंदर वो पूछता है कि व्हाई डज एन अल्फा इमीटर इमिट्स अल्फा पार्टिकल इंस्टेड ऑफ 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। यानी अल्फा इमीटर जो है वो अल्फा पार्टिकल को ही क्यों इमिट करता है, उसकी बजाय वो 4 सेपरेट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको एमिट क्यों नहीं करता, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो देखें, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम 42, यहाँ पर मैं रफ काम करता हूँ, He42, इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब देखें, अल्फा पार्टिकल के अंदर हमारे पास ये जो नीचे वाला नंबर है, आप जानते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर हम ऊपर वाले नंबर जो कि मैस नंबर कहलाता है, उसमें से अगर हम नीचे वाला नंबर माइनस कर दें तो फिर हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आती है, ठीक है। अगर आप इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये वाला नहीं, चैप्टर नंबर 12 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स की तादाद कैसे फाइंड की जाती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कैसे फाइंड की जाती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आती है। तो हमारे पास इसके अंदर 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से। अब बात ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा हम न्यूक्लियॉन्स पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस टूटता है, उसमें डिके होती है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो इकट्ठा निकलता है, कंबाइन अल्फा पार्टिकल ही निकलता है। तो वो कहता है कि इसके बजाय न्यूक्लियस जो है वो पहले एक प्रोटॉन खारिज करे, फिर एक प्रोटॉन, फिर एक न्यूट्रॉन, फिर एक न्यूट्रॉन, यानी ये जो 4 हैं इनको सेपरेट एमिट क्यों नहीं करता, बल्कि एक पार्टिकल, एक ब्लॉक की तरह जो है इकट्ठे इस हीलियम को क्यों एमिट करता है, ये हमने उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो ये है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। वो आसान तरीका जो है वो मुंतखब करता है। आसान तरीका क्या है कि अगर न्यूक्लियस जो है वो इन चारों को अलहदा-अलहदा एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर वो सिंपल इनको इकट्ठा कंबाइन करके अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्म में जो है एमिट करेगा तो न्यूक्लियस की एनर्जी कम लगेगी। तो लिहाजा न्यूक्लियस जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को इकट्ठे खारिज करता है, ना कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलहदा-अलहदा जो है वो खारिज करता है। दूसरी बात ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल यानी ये देरपा है। तो इसीलिए हमारे पास न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल एक स्टेबल जो है वो एलिमेंट है। बजाय इसके कि अगर वो अलग-अलग इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एमिट करे, तो ये अलग-अलग जो हैं ये इतने स्टेबल नहीं होते। तो इसलिए न्यूक्लियस जो है, एक तो उसकी एनर्जी कम लगती है अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करने में, और दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, बजाय इसके कि वो चारों न्यूक्लियॉन्स को अलग-अलग एमिट करे। तो इसलिए हमारे पास अल्फ़ा डिके के अंदर जो है, ये उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि अल्फ़ा एमिटर के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होता है, बजाय इसके कि 4 अलग-अलग न्यूक्लियॉन्स यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स अलग-अलग एमिट हों। तो आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो अल्फ़ा इमिटर्स इमिट अल्फ़ा पार्टिकल, ये मैंने यहीं पे लिखा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है, अल्फ़ा इमिटर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को क्यों एमिट करता है, बिकॉज़ दे आर, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है टाइटली बाउंड, एक तो वो इकट्ठा होता है, टाइटली बाउंड होता है। हाईली स्टेबल अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, एंड एनर्जेटिकली फेवरेबल, और न्यूक्लियस की एनर्जी भी इसमें कम लगती है, बजाय इसके कि वो चारों को अलग अलग एमिट करे। तो ये हमारे पास उसकी 3 रीजंस हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि एन अल्फ़ा पार्टिकल मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, हीलियम 42 को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, इज़ हाईली स्टेबल। अल्फ़ा पार्टिकल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है
कि ये डिके जल्दी नहीं करेगा, ये हैवी न्यूक्लियस नहीं है। आप जानते हैं ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में 82 से ज़्यादा प्रोटॉन्स हो, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस कहलाते हैं और वो डिके होते रहते हैं, यानी वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अल्फा पार्टिकल जो है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है, तो लिहाजा इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी अलग-अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर होंगे ना तो वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल है। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू इमिट सिंगल अल्फा पार्टिकल, और न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल इमिट करने में एनर्जी उसकी कम लगती है। और अगर वो चारों न्यूक्लियॉन्स को अलग-अलग सेपरेट इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो न्यूक्लियस अपनी एनर्जी कम जहाँ पे लगती है वो वाला पाथ फॉलो करेगा, जो जिस पार्टिकल जो हाईली स्टेबल पार्टिकल जो है उसको एमिट करेगा। तो लिहाजा हैंस इट इज़ मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल क्या हुआ? फॉर अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए टू रिलीज द अल्फा पार्टिकल्स एज अ होल, यानी न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल कंप्लीट जो अल्फा पार्टिकल है उसको एमिट करता है, रेदर देन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू 4 इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, बजाय इसके कि वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उनको अलग-अलग एमिट करे, वो इसको इकट्ठा कंबाइन ही एमिट करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी वजह बता दी। अब आप इसकी एग्जांपल भी ले लें। लेट करें आपके पास 4 छोटे-छोटे जो हैं वो मैग्नेट्स हैं, मकनातीस हैं और वो आपस में एक-दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है? तो अब आप अगर उनको इस तरीके से गिराएंगे तो वो इकट्ठे नीचे गिरेंगे, अलग-अलग जो हैं चारों छोटे-छोटे मैग्नेट्स अलग-अलग नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो आपस में एक-दूसरे के साथ क्या हैं, बाइंड हुए हुए हैं। तो इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स है इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में इस तरीके से बाइंड होते हैं कि न्यूक्लियस से इकट्ठे निकलते हैं, अलग-अलग नहीं निकलते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर वो पूछता है कि विच इज़ मोर एनर्जेटिक, अल्फा डिके और बीटा डिके। आप जानते हैं कि अल्फा डिके के अंदर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम जो है वो एमिट होता है, और बीटा डिके के अंदर हमारे पास बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट होता है। तो दोनों डिकेज़ में से किस डिके में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि कौन सा डिके ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये हमने बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसमें क्यों ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, वो क्यों ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसको जस्टिफाई भी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम उसको 1 लाइन के अंदर आंसर देते हैं और उसके बाद उसको रीज़न या जस्टिफिकेशन भी देंगे। तो हम उसको बताते हैं कि अल्फ़ा डिके इज़ जनरली मोर एनर्जेटिक देन बीटा डिके, यानी कि अल्फ़ा डिके के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है बीटा डिके की निस्बत। तो हमने उसको बता दिया कि कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है। अब वो क्यों है, उसने बोला है जस्टिफाई योर आंसर, तो हम हेडिंग देंगे जस्टिफिकेशन की। आप यहाँ पर रीज़न की हेडिंग भी दे सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये है, देखें हमें पहले पता चलाना है कि अल्फ़ा और बीटा इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर समझा के आया हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फ़ा पार्टिकल मुश्तमिल होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर। तो हीलियम 42 को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। जबकि बीटा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, सिंगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। आप जानते हैं पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है। तो अब ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल ये बहुत ज़्यादा मैसिव है, किसकी निस्बत, हमारे पास बीटा की निस्बत। कैसे? क्योंकि इसमें हमारे पास देखें 4 पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें बीटा डिके में हमारे पास सिंपल एक इलेक्ट्रॉन जो है होता है, इलेक्ट्रॉन को बीटा बोलते हैं। अब बात ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास तकरीबन एक दूसरे के बराबर होता है, और ये भी याद रखें कि जो प्रोटॉन है उसका मास इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम ज़्यादा होता है, 1836 टाइम ज़्यादा होता है। तो यानी यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन और इसमें अकेला प्रोटॉन, अकेला न्यूट्रॉन
फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, यानी इसमें 4 है और चारों जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स मैसिव भी हैं। तो अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो मैसिव चीज़ होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा। तो हम उसको पहले बताएंगे कि इन अल्फ़ा डिके के अंदर द न्यूक्लियस, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, वो इमिट करता है, खारिज करता है किसको, अ मैसिव एंड टाइटली बाउंड अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। एक अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मैसिव है और वो टाइटली बाउंड होता है, यानी उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं, विच कॉजेज लार्ज एनर्जी इमिशन। तो जारी बात है, एक जब मैसिव पार्टिकल न्यूक्लियस में से इमिट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो भी इमिट होगी, किसकी निस्बत, एज कम्पेयर टू बीटा डिके की निस्बत, क्योंकि बीटा में सिंपल एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है जिसका मैस अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। तो जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब अल्फ़ा पार्टिकल जो कि बहुत मैसिव है ये रिलीज़ होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, इमिट होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट बनाए हुए हैं, पैराग्राफ की बजाय पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इससे जो पेपर प्रेजेंटेशन है, जो पेपर की लुक है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो दिस mass difference between the parent and daughter nuclei is larger in alpha decay than in beta decay। यानी कि जो हमारे पास पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैं उनके अंदर हमारे पास जो चेंज आती है अल्फा डिके में वो ज़्यादा आती है। देखें कैसे, आप जानते हैं कि अल्फा डिके के अंदर हमारे पास जो मैस नंबर है वो कितना डिक्रीज होता है, 4 टाइम्स जब अल्फा एमिट होता है, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना डिक्रीज होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग आई, जबकि आप जानते हैं कि बीटा डिके के अंदर हमारे पास जो मैस नंबर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, सिंपल जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब किसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग आई, अल्फा डिके के अंदर, ठीक है। अल्फा डिके के अंदर जो ऊपर वाला नंबर है मैस नंबर, ठीक है, वो 4 टाइम्स डिक्रीज होता है, और नीचे वाला नंबर जो कि एटॉमिक नंबर कहलाता है वो 2 डिक्रीज होता है, तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो यही हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट, मैं आपको यहाँ पे इसको समझा भी देता हूँ। देखिए अल्फा पार्टिकल, लेट करें हमारे पास ये एक पार्टिकल है जो कि पेरेंट है, इसका मैस नंबर ए है, इसका एटॉमिक नंबर जी है। तो जब इसमें से हमारे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकलेगा, आप जानते हैं, तो यहाँ पर जो नया पार्टिकल है जिसको हम डॉटर कहेंगे, ये पेरेंट है, ये डॉटर है, तो इसका जो हमारे पास मैस नंबर है वो 4 डिक्रीज होगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना डिक्रीज होगा, वो हमारे पास जो है वो 2 डिक्रीज होगा, तो इसको Z-2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखें कितनी ज़्यादा चेंजिंग आई पेरेंट और डॉटर के अंदर, ऊपर वाला नंबर जो है 4 डिक्रीज हुआ, नीचे वाला नंबर 2 डिक्रीज हुआ, तो काफ़ी अच्छी खासी चेंजिंग आई। लेकिन जब बीटा पार्टिकल जो है एमिट होता है तो जो हमारे पास पेरेंट और डॉटर एलिमेंट है इनके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आती, ऊपर वाला नंबर आप जानते हैं सेम रहेगा बीटा के अंदर, नीचे वाला नंबर सिर्फ एक चेंज होगा, तो उसमें चेंज बहुत कम है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि जो मैस डिफरेंस है ना, देखें इसमें 4 का डिफरेंस है, और आप जानते हैं कि बीटा डिके के अंदर मैस नंबर चेंज नहीं होता, अल्फा डिके के अंदर मैस नंबर 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होता है, इतना ज़्यादा चेंज होता है। तो मैस डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इज लार्जर इन अल्फा डिके देन इन बीटा डिके, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। रिजल्टिंग इन मोर एनर्जी, अब जितना ज़्यादा मैस चेंज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होगी, क्योंकि अल्फा डिके के अंदर मैस नंबर देखें कितना ज़्यादा चेंज हुआ तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और बीटा डिके के अंदर हमारे पास मैस नंबर चेंज नहीं होता, तो लिहाजा एनर्जी भी बहुत कम रिलीज़ होती है। अच्छा, आगे हम उसको बताएंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डिके इज टाइपिकली इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज, यानी जब अल्फा डिके होती है तो जब एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस के अंदर वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, मेगा आप जानते हैं 10⁶ को बोलते हैं, यानी कि ये हमारे पास बहुत बड़ा नंबर बनेगा। वाइल बीटा डिके के अंदर जो एनर्जी है इज इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज, ये सिंपल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, किलो आप जानते हैं 1000 को बोलते हैं। तो हमारे पास अल्फा डिके के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और बीटा डिके के अंदर हमारे पास एनर्जी कम रिलीज होती है, कम एमिट होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर, इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट करें आप छत से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकते हैं और एक सिंपल छोटा सा पत्थर, यानी जिसका वजन जो है इतने बोर्ड मार्कर के बराबर है, वो फेंकते हैं। तो अब आप जानते हैं दोनों नीचे तो गिरेंगे,
लेकिन जो बड़ा पत्थर है क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। लेकिन जो आपने छोटा सा पत्थर फेंका, चूंकि उसका मैस कम है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो इसी तरह अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा मैसिव है, मैस ज़्यादा चेंज होता है तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। बीटा पार्टिकल का मैस कम, इसीलिए हमारे पास बीटा पार्टिकल में एनर्जी कम रिलीज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अंदर वो पूछता है कि न्यूक्लियस अंडरगोज गैमा डिके, हमारे पास गैमा डिके हुआ, इमिटिंग गैमा रे फोटोन, जिसमें से गैमा रे फोटोन इमिट हुआ विद एनर्जी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो गैमा रे हमारे पास इमिट हुई है, उस गैमा रे के जो फोटोन है उसकी एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और एनर्जी को हम ई के साथ शो करेंगे। इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसको ज़रा हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट ही होता है। इसके बाद कहता है कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहले के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे फाइंड करनी है, दूसरे के अंदर वेवलेंथ ऑफ गामा रे फाइंड करनी है, और थर्ड के अंदर कहता है कि मोमेंटम ऑफ गामा रे फाइंड करो। तो 2 फाइंड की मैंने हेडिंग दी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं स्मॉल f के साथ। ये हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, सवालिया निशान लगाते हैं। और सेकंड पॉइंट में कहता है वेवलेंथ ऑफ गामा रे, तो हमने सेकंड पॉइंट के अंदर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, वेवलेंथ आप जानते हैं, इसको हम लैम्डा के साथ शो करते हैं इस तरीके से, और ये हमने फाइंड करनी है। थर्ड पॉइंट के अंदर मोमेंटम फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोमेंटम। और आप जानते हैं कि मोमेंटम का सिंबल जो है वो हमारे पास P होता है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम शो करेंगे P, और P भी स्मॉल लिखना है। ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ दी गई है, एनर्जी दी गई है, और 3 चीज़ें पूछी गई हैं। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर के अंदर आपको हो सकता है वो एनर्जी देकर कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या फिर वो आपसे वेवलेंथ पूछ ले। 1, 2 या तीनों भी पूछ सकता है। तीनों का चांस कम है, 1 या 2 चीज़ें पूछेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जाउल है। यानी कि हम जब भी एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम उसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे, और जो जाउल के अंदर एनर्जी की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको अगर वो वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे दे, तो पहले आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोल्यूशन में जाकर उसको पुट करते हैं। तो आइए पहले हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको ख़त्म करके इसके यहाँ पे इसका जो एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, उसको लेकर आते हैं। तो ई एनर्जी का सिंबल इसको मैंने वैसे ही लिख लिया, इज इक्वल टू 1.5। आप जानते हैं मेगा हमारे पास प्रीफिक्स है और ये इक्वल होता है 10 की पावर 6 के। तो मेगा की जगह पे मैंने लगा दिया 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं इस तरह ही लिख देता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 पुट कर दिया। आप जानते हैं मेगा 10 की पावर 6 होता है, किलो 10 की पावर 3 होता है। प्रीफिक्सेस का टेबल जो है ये आपको आना चाहिए, ये आपके पहले चैप्टर के अंदर ही बना हुआ है। अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास जाउल जो है उसके अंदर जाना है। तो इसको मैं एक दफ़ा ऐसे लिखता हूँ 1.5 इंटू 10 की पावर 6, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर आप ये कन्वर्जन याद रखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना हो तो जो वैल्यू होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। और इसका उल्ट भी याद कर लें, अगर आपके पास जाउल के अंदर एनर्जी की वैल्यू हो और आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो फिर सेम इसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में आना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, और वापस जाना हो तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आएगी एनर्जी की वैल्यू जाउल में वो लिखेंगे।
तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी कैलकुलेटर से इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 1.5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -19 से। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर पर जो आंसर आया है वो है 2.4 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और इसके साथ जाउल लगा दें। अब ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पे हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर प्लांक्स लॉ यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ, ठीक है, इस आप जानते हैं E इज इक्वल टू HF होता है, ये हमारे पास प्लांक्स लॉ का फार्मूला। जिस तरह आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास F इज इक्वल टू ma आप लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो आप जो भी इक्वेशन लगाते हैं उसका आप नाम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होती है E इज इक्वल टू HF, ठीक है। यहाँ पर H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, F जो है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है और E जो है वो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ, रफ काम कर देता हूँ कि H जो है ये क्या है, ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है। उसका ये हमारे पास सिंबल है प्लांक्स कांस्टेंट का, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट आप जो है वो ज़ुबानी याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और इसका हमारे पास यूनिट है वो होता है जाउल सेकंड। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिखा है रफ के तौर पे ताकि आपको याद रह जाए। तो क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लेते हैं। तो F, ये H उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा E ओवर H, ठीक है। मैंने तरतीब भी लगा ली और F को साइड पे कर लिया, F इस साइड पे रह जाएगा, इस तरफ आएगा E ओवर H, तो मैंने तरतीब सही लगा ली। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू E एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू ये देखें हमारे पास मौजूद 2.4 इंटू 10 की पावर -13 ओवर H। H की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए, बता चुका हूँ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 होती है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ये मेरे पास पहले कैलकुलेटर पे लिखा हुआ, चूंकि मैं इसको सॉल्व करके आया हूँ तो मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 6.63 और 10 की पावर के लिए ये जो EXP वाला बटन है आंसर के लेफ्ट साइड पे, इसको आपने प्रेस करना होता है और -34 पावर के अंदर लिखते हैं। तो इसको डिवाइड करने से कैलकुलेटर पर जो मेरे पास आंसर है मैं उसको लिख रहा हूँ, आप भी इसको डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर से। तो ये आया है 3.6199, इस तरीके से काफ़ी नंबर है। तो हम इशारिया के बाद एक इंसा ले लेते हैं, 3.6, इसके बाद 1 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अगर वो 1 ना होता, उसके यहाँ पे होता 6, 7, 8, तो फिर हम पीछे वाले को एक इंक्रीज कर देते। तो इंटू 10 की पावर जो है वो हमारे पास आया है 20, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है। तो लिहाजा देखें हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं सिंपल वेव इक्वेशन वाला, वी नो दैट करके लिख लेते हैं। तो वी नो दैट हम जानते हैं, फार्मूला आपको आता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आप बोलेंगे V नहीं लिखा, C लिख लिया। तो देखें हमारे पास जो गैमा रे है ये लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, तो लिहाजा गैमा रे की स्पीड जो है उसके लिए हम सिंबल V की बजाय C यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फोटोन है और फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड के साथ ही ट्रैवल करता है। ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लाइट फोटोन की स्पीड के लिए V की बजाय C यूज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये C हमारे पास एज इट इज़ आप लिख दें, F उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। F उधर जाकर डिवाइड हो गया, इस तरफ रह गया लैम्डा, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया।
तो इस तरफ लैम्डा रह गया इज इक्वल टू लैम्डा, इधर की बजाय मैं उसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि तरतीब अच्छी बन जाए। यहाँ पर भी ऐसे ही किया है। लैम्डा को सेपरेट करने के बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो अब लाइट की स्पीड, ओके, लाइट की स्पीड की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। देखिए कुछ कांस्टेंट हैं, जिस तरह लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, ये कुछ कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आपको जुबानी आनी चाहिए। ओवर हमारे पास f और फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास है 3.6 × 10⁻20। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास पहले लिखा हुआ है, चूंकि मैं इसको सॉल्व करके आया हूँ यहाँ पर, तो मैं सिंपल लिखता हूँ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय आंसर, क्योंकि आंसर मेरे पास ऑलरेडी मैं इसको पहले निकाल चुका हूँ। तो दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास जो कैलकुलेटर पर आंसर आया मैं उसको लिख लेता हूँ। ये आया है जी 8.28। तो इसको मैं 3 लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 8 है, वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले को एक इंक्रीज करते हैं, इंटू 10⁻13, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे आंसर है। और लैम्डा जो है वेव लेंथ का आप जानते हैं मीटर होता है, तो लीजिए हमने यहाँ पर वेव लेंथ भी फाइंड कर ली है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब तीसरे पॉइंट के अंदर हमने मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम में आपको फाइंड करवा देता हूँ, ये मैंने हेडिंग दी है मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम फाइंड करते हैं, ध्यान के साथ समझिएगा। यहाँ पर भी हम यूज करेंगे फार्मूला, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का फार्मूला एक और भी होता है, E = PC, ये भी एनर्जी का फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आता है मैं आपको ये भी समझा दूं ताकि ये आपको इसकी भी समझ आ जाए। ये मैं यहाँ पर ना रफ काम करता हूँ ताकि आप इसका प्रूव भी कर सकें, ठीक है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन होती है E = mc²। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ, E लिख लेता हूँ c² को लिख लेता हूँ c × c, ठीक है। आप जानते हैं जिस तरह 5 × 5, 5 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 × 6, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 × 10, तो c का स्क्वायर क्या होगा c × c, इस तरीके से लिख लिया। अब आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है mv। अब यहाँ पर हम v नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना लाइट है, फोटोन है, तो फोटोन की वेलोसिटी को हम v की बजाय c के साथ शो करते हैं। तो E = mc, ठीक है। mc किसके इक्वल है p के, तो इसको आप p लिख लें, और ये जो दूसरे वाला c है इसको आप एज इट इज लिख दें। तो ये लीजिए, ये हो गया प्रूव। अगर आपको ये आ जाए, प्रूव दैट E = PC, प्रूव कर दें कि E = PC होता है, तो आप ये छोटा सा प्रूव कर सकते हैं। रफ काम के तौर पर आपको समझा दिया। ओके, E = PC इक्वेशन होती है, कैसे आती है प्रूव करवा चुका हूं। अब चूंकि हमने मोमेंटम फाइंड करना है तो फिर वही काम करें, E यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिख लें, C इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो P हमारे पास साइड पर हो चुका है, ठीक है। P इस तरफ आएगा, मैंने इस तरफ लिख लिया। बाय पुटिंग वैल्यूज, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम मोमेंटम को भी फाइंड कर सकें। तो P = E एनर्जी हमारे पास 2.4 × 10⁻13, 2.4 10⁻13 ओवर c आप जानते हैं लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ 2.4 ओके इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, इसको मैंने लिख लिया। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 × 10⁸ से, तो ये मेरे पास आया जी यहाँ पर 8 × 10⁻22, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने से आप जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट कैसे होता है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, आप जानते हैं mv = p, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम होता है, तो p = मास का यूनिट किलोग्राम,
और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास मोमेंटम का यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यूनिट भी मैंने आपको निकाल के दे दिया। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे 3 चीज़ें पूछी थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मोमेंटम, तीनों को हमने फाइंड किया विद कैलकुलेटर। आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वो पूछता है कि व्हाई डज द अल्फा पार्टिकल्स नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन हेडेड डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। तो इसमें कहता ये है कि जब हम एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ मूव करवाते हैं, लेट करें ये न्यूक्लियस है, ये मेरा हाथ, और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। तो जब अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ इस तरीके से मूव करवाएंगे तो ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ हिट नहीं करेगा, यानी इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसकी वजह बतानी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी सिंपल सी वजह बता देता हूँ, समझ लीजिए। देखें अल्फा पार्टिकल में हमारे पास आप जानते हैं 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। और आप जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, पॉजिटिव है। तो अब आप जानते हैं कि सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब हम अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ मूव करवाते हैं तो जैसे जैसे ये इसके पास जाता है वैसे वैसे रिपल्शन की फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है। जितना पास जाएगा रिपल्शन की फोर्स बढ़ेगी। तो रिपल्शन की फोर्स क्या करती है, इसकी स्पीड कम करती करती आखिरकार इसको रोक देती है। ठीक है ना, जिस तरह नॉर्थ पोल को मैग्नेट का रिपेल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस अल्फा को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस है। तो जैसे जैसे इसके पास जाएगा, जितना क्लोज जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन की फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आखिरकार ये स्टॉप हो जाएगा और इस तरीके से रिपेल हो जाएगा। तो इसी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के साथ नहीं टकराता, उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करता, यही इसकी रीजन है। आइए कोई आंसर पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो बात क्या है, अल्फा पार्टिकल डू नॉट कॉन्टैक्ट द न्यूक्लियस, यानी अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करता, यानी उसके साथ टच नहीं करता, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा होता है, इस वजह से उसके पास नहीं जा पाता, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर पाता। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं, क्यों नहीं करता। अब जाहिर सी बात है, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। 4 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, चारों पॉइंट्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा आंसर लग रहा है तो इसमें से ये जो तीसरा पॉइंट है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो पहले हम उसको बताएंगे कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो लिहाजा अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। वाइल न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिंस हम जानते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दे एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज द न्यूक्लियस, अब जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस, लेट करें मेरा हैंड जो है वो न्यूक्लियस है, बोर्ड मार्कर जो है वो अल्फा पार्टिकल है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करना शुरू होगा, उसकी तरफ जाना शुरू होगा, द रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेज शार्पली, तो रिपल्सिव फोर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, यानी यहाँ पर तो रिपल्सिव फोर्स कम है, जैसे जैसे उसकी तरफ जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन की फोर्स बढ़ती जाएगी। तो दिस फोर्स स्लोज डाउन द अल्फा पार्टिकल बड़ी तेजी के साथ जा रहा था, न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया, तो अब ये स्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको सामने से रिपल्शन की फोर्स लग रही है। एंड इवेंचुअली स्टॉप्स, और आखिरकार ये इस तरीके से रुक जाएगा। इट बिफोर कॉन्टैक्ट, यानी इसके साथ कॉन्टैक्ट में आने से पहले स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन की फोर्स ही बहुत स्ट्रांग है। अनलेस इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी, लेट करें अल्फा पार्टिकल को हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि रिपल्शन की फोर्स को उसने ओवरकम कर लिया, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, लेकिन आम एनर्जी के ऊपर अगर हम उसको भेजेंगे तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें आप ये वाला तीसरा पॉइंट अगर स्किप करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ पर डॉट लगा लें, यहाँ पर इस सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं करना चाहें। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।